नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी जर्नी की शुरुआत जनवरी 2021 से होगी और ये इसे हम आगे कवर करते हुए जितने भी मंथ्स हैं, हम अभी अगस्त के महीने में हैं और मैं इन सारे मंथ्स को क्या करूँगा, एक एक करके कवर करने की कोशिश करूँगा। हमें पता आने वाले समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स हैं, लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, आप देखोगे सीडीएस है, एफकेट है, एनडीए है, सीएपीएफ के भी रिसेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट की गई थी और ये आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है इस साल और अगले साल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेल, स्टार्ट करते हैं आगे और बात करते हैं जनवरी 2021 की। ओके, so let's start with our first topic, that is Great Green Wall Initiative। देखिए, Great Green Wall Initiative was launched by African Union in 2007। तो ये इनिशिएटिव कोई नई नहीं है, पर ये इनिशिएटिव क्या है, हमारी न्यूज़ में है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। इसकी शुरुआत अफ्रीकन यूनियन ने की थी। अफ्रीकन यूनियन, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, अफ्रीकन कंटिनेंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है, जिसमें आपको अफ्रीकन यूनियन के लगभग जितने भी देश हैं सभी इसमें शामिल मिलेंगे। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी और इसके लगभग आपको 11 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ओके, यह इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे क्यों बनाया गया है? तो साउदर्न बॉर्डर ऑफ सहारा एंड द इंटरनेशनल पार्टनर्स, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, इमेजेस में जितने भी रीजन्स आप देख रहे हो, ये आपको सहारन डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट के जितने भी साउथ में आपको देश मिलेंगे, इस पूरे रीजन को हम साहेल रीजन कहते हैं। ओके, साहेल रीजन कहते हैं। इसमें लगभग आपको 11 कंट्रीज शामिल हैं और यह कंट्रीज क्या कर रही हैं, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज से होने वाले जितने भी बुरे प्रभाव हैं आपको इस रीजन में, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, आपको बहुत सारे कह सकते हो, आपको पौधे लगाना, एफोरेस्टेशन की एक इनिशिएटिव है ताकि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल किया जा सके और जो इतने तेज़ी से क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ओके, उससे लड़ा जा सके। एक और आपको यहाँ जाननी चाहिए वो यह कि प्रो ग्रीन फंड क्या है। प्रो ग्रीन फंड बेसिकली इज फंड ऑफ वर्ल्ड बैंक। प्रो ग्रीन लैंडस्केप डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक क्या करती है, दूसरे देशों को प्रोवाइड करती हैं। तो प्रो ग्रीन आपको याद रखना एक क्या है, आपको ग्रीन फंड है जिसे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करती है वैसे देशों को जो आपको लैंडस्केप डिग्रेडेशन के खिलाफ क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो यह कि इसे 2007 में लॉन्च किया गया था, अफ्रीकन यूनियन ने इसे लॉन्च किया है। इसमें आपको साहेल रीजन के 11 कंट्रीज शामिल हैं। साहेल रीजन कहाँ सिचुएटेड है, साहेल रीजन आपको देखोगे कि सहारा डेजर्ट जो है उसके साउथ रीजन में आपको जितने भी देश है उससे आप साहेल रीजन या फिर साहेल कंट्रीज कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ना। ओके, एक और फंड का नाम याद रखना हमें, क्या, प्रो ग्रीन फंड, विच इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, ओके, टू एड्रेस द लैंडस्केप डिग्रेडेशन। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन अलायंस। सी, एडिशन अलायंस बेसिकली लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, ये एडिशन स्टैंड्स फॉर एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क अलायंस। नाम से ही आपको पता चल रहा है एडिशन अलायंस किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली आसान भाषा में अगर बात करें तो इंश्योर करता है कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो, इक्विटेबल एक्सेस की फैसिलिटी मिले सभी देश के नागरिकों को ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके और डिजिटल इकोनॉमी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ओके, आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है आपको एडिशन अलायंस को आगे प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को डिजिटल इकोनॉमी अपनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू जोड़ने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। ओके, और इसके अलावा आप देखोगे इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनके फीचर्स हैं कुछ, वो मैं राइट साइड में इमेजेस के थ्रू प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप देखकर इसे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो एडिशन अलायंस बेसिकली प्रमोट द डिजिटल इकोनॉमी, वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी। ओके,
लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लास्ट स्लाइड में हमने बात किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, ठीक है, कि एडिसन लाइन्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरे साल भर न्यूज़ में रहता है। उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि ये एक आपको इंटरनेशनल लेवल की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और महत्वपूर्ण एक जो जानकारी यहाँ पर आपको ये जाननी चाहिए वो है कि ये ना तो यूएन की आपको ऑर्गेनाइजेशन और ना ही किसी दूसरे इंटरनेशनल लेवल की जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। यह एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको वर्ल्ड लेवल पर बिजनेसेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक जितने भी लीडर्स हैं उनको वो एक साथ लाता है ताकि जो ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडाज हैं उसको रीशेप किया जा सके वर्ल्ड लेवल पर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुई थी और हेड क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा ये इसका न्यूज़ में रहता है। जिनेवा में ये सिचुएटेड है, स्विट्ज़रलैंड। मैक्सिमम आप इंटरनेशनल लेवल की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में उसकी हेड क्वार्टर सिचुएटेड मिलेंगे आपको। इसकी पब्लिकेशंस आपको याद रखनी है वो यहाँ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये 3 तरह की जो हमारे क्या हैं आपको जो आप देख रहे हैं पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स, इंडिसेस जो भी कह लो, ये आपको याद रखनी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में याद रखने वाली चीज़ें क्या है? इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1971, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, 3 तरह की रिपोर्ट्स, ठीक है, सफिशिएंट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। देखिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ट्रीटी आपको यूएस और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर्स एरा से ही शुरुआत हो गई थी। और ये ट्रीटी बेसिकली क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो कोल्ड वॉर एरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आप देखोगे 2 मेजर अलायंसेस बन चुकी थी वर्ल्ड में। एक को यूएस लीड कर रहा था और दूसरे को यूएसएसआर यानी रसिया लीड कर रहा था। तो ये 2 मेजर जो अलायंसेस थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या कर रही थी आपको, जो आर्म्स थे, जो आप कह सकते हो हथियार थे, उसको इकट्ठा कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। और इससे एक खतरा भी क्या हो रहा था आपको उत्पन्न हो रहा था कि फिर से कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। तो आपस में रसिया और यूएस ने क्या किया, ऐसी कई ट्रीटी साइन की। जैसा कि अभी आप राइट साइड नीचे में देख रहे हो, एबीएम ट्रीटी 1970s में इसे साइन किया गया, आईएनएफ ट्रीटी 1980s में, स्टार्ट बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ओके, एज यू कैन सी हियर इन द टॉपिक, strategic arms reduction treaty. START 1 was signed in 1990s. START was signed in 2000. Again, new START was signed in 2010. Okay, and now again it was in news because both countries agreed to extend this treaty. तो यह है क्या बेसिकली आर्म्स रिडक्शन की ट्रीटी है, कोल्ड एरा में इसे साइन किया गया था। और इसका एक ऑफिशियल नाम है मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि स्टार्ट ना दे करके शायद ये एक ऑफिशियल नेम दे दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 2010 में इसे साइन किया गया था, 2011 में ये क्या हो गया था, फोर्स में आ गया था। और 2021 तक इसकी क्या थी आपको एक्सपायरेशन डेट थी, जो एक्सपायर्ड हो चुके थे। तो इसे नीड था कि इसे को क्या किया जाए, फिर से रिन्यू किया जाए। तो रशिया के प्रेसिडेंट और हमारे यूएस के प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और इसको फिर से उन्होंने रिन्यू किया और 10 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोजेक्ट इको। जो पहली चीज़ याद रखनी है वो यह, प्रोजेक्ट इको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं चलाया जाता है, ना तो यूएन द्वारा चलाया जाता है, ना तो WHO द्वारा इसे फंड किया जाता है। यह साइंटिस्ट द्वारा क्या किया गया है, आपको स्टार्ट किया गया और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे आपको देखोगे इनिशिएटिव का, तो हेल्थ केयर इनिशिएटिव या फिर हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो लोअर कॉस्ट पर प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो ये हमारे क्या है आपको इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है। इंडिया क्या है इसका बेनिफिशियरी है, इंडिया को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का लाभ मिलता है। लो कॉस्ट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमारे क्या हैं आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। कम्युनिटीज़ हेल्थ वर्कर की मदद से नर्सेज, डॉक्टर्स, जनरलिस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रेन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ बेसिस पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को जब हेल्प करती है तो इस तरीके से क्या होता है, एक चेन क्रिएट होता है और उस चेन के माध्यम से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सकता है। ओके, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हेपेटाइटिस सी बीमारी को ख़त्म करना।
बाद में बहुत तरह की बीमारियों को इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके, लाइक HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस और मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उन्हें भी शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट इको क्या है ये आपको समझ में आ गया। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेल्थ केयर इनिशिएटिव है, साइंटिस्टों द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। इंडिया एक बेनिफिशियरी कंट्री है। लो कॉस्ट जो हमारी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं वो इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा जाती हैं, ठीक है। और कुछ बीमारियों के नाम आपको इसमें क्या करना है, याद कर लेना है। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी संस्था है, मैंने इसके बारे में अभी रिसेंट बताया आपको। ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव उन्होंने ही चलाया। वजह क्या है इसके पीछे की, बेसिकली देख लीजिए, समझिए। पैंडमिक की वजह से, अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो रिसेशन में क्या है, हम अपनी चली गई है। और जो यहाँ की प्रोडक्शन रेट है, मैन्युफैक्चरिंग रेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ईच एंड एवरीथिंग वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पैंडमिक। सो एक नई शुरुआत करने के लिए या फिर नई वर्ल्ड इकोनॉमी को एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करने के लिए आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि देयर इज अ नीड फॉर ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, एंड इस इनिशिएटिव को आपको डावोस एजेंडा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा में से लॉन्च किया गया था। तो आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट। देखिए, इस मीट को चाइना ने कंडक्ट किया था और ऐसी यह आपको तीसरी मीट थी जिसको इसने कंडक्ट किया था। ओके, साउथ एशिया के सभी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट 3, दैट इज इंडिया, भूटान, मालदीव्स। सवाल उठता है तो फिर हम इससे क्यों जाने, आपको इसलिए जानना है कि इसमें इस साउथ एशिया की बात हो रही है और इंडिया शामिल नहीं है। ओके, जहाँ इंडिया शामिल है साउथ एशिया में वो भी आपको पढ़ने हैं, जहाँ शामिल नहीं है वो भी पढ़ने, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है साउथ एशिया या फिर एशिया में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये तीसरी ऐसी मीटिंग थी जिसे चाइना ने कंडक्ट कराया था ताकि कोविड-19 से आपको कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सके, एक देश से दूसरे देश के बीच में कैसे एक साथ मिलकर लड़ा जा सके और इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सके। ठीक है, ये एजेंडाज कुछ थे, आप यहाँ पर इन एजेंडाज को कवर कर सकते हो, देख सकते हो। इन्वायरमेंटल रिलेटेड एजेंडा, सोसाइटल रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेटेड एजेंडाज कुछ थे हमारे, उसको कवर किया गया। 6 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया इस पर्टिकुलर आपको मीट का आपको मेंबर नहीं था, पार्टिसिपेटरी नहीं था। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को डिस्कस किया गया, कोविड-19 मल्टीलैटरलिज्म कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, यूएस चाइना के ट्रेड वॉर्स थे उसे भी डिस्कस किया गया। और आप देखोगे क्या कि इंडिया साउथ एशिया और या फिर इंडियन ओशन रीजन में उसके प्रभाव को भी डिस्कस किया गया। तो साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट वाज कंडक्टेड बाय चाइना, इट वाज इट्स थर्ड मल्टीलेटरल डायलॉग, ओके, which was conducted to fight against the COVID-19 and coordinate to boost the economic situations in the South Asian countries. India, Bhutan and Maldives is not the participatory of this particular meet. Move to next one, that is intermediate range nuclear forces, that is called INF treaty. मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, INF treaty was signed between the US and the Russia। जिन्हें याद नहीं हो पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, INF ट्रिटी, दिस इज द INF ट्रिटी विच वाज साइंड इन 1980s। ओके, हमने यहाँ पर बात किया था न्यू स्टार्ट ट्रिटी की, अब हम बात करेंगे INF ट्रिटी की। INF ट्रिटी न्यूज़ में क्यों है तो जान जाते हैं, देख लेते हैं इसे हम। 1987 में इसे साइन किया गया था। ये कोल्ड वॉर एरा ट्रिटी थी रशिया USA के बीच में, ताकि आर्म्स रेस जो लगी हुई थी दोनों देशों के बीच में उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि US ने क्या है अनाउंस किया है कि वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बाहर आ जाएगा, इस ट्रीटी का हिस्सा वो नहीं बनेगा या फिर नहीं रहेगा। उसके पीछे की वजह है कि उनका मानना है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी को कि काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट लकूनाज हैं। इन्फोर्समेंट लकूनाज क्या होते हैं, यानी इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे देश एक दूसरे का एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रीटी में एक चीज़ क्या होती है आपको समझना है
कि इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उनकी जो अगर आप रेंजेस की बात करोगे तो 500 से लेकर के 5000 6000 किलोमीटर की रेंजेस को वो कवर कर लेते हैं। वैसे मिसाइल्स को क्या करना, उसकी प्रोक्यूरमेंट को रोकना, उसके प्रोडक्शंस को रोकना, ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी का हमारा ऑब्जेक्टिव था। बट दोनों देश एक दूसरे को क्या करते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो चुना लगाते हैं, और ये ट्रीटी बस एक नाम की ट्रीटी रह गई थी। इसलिए यूएस ने कहा कि इस ट्रीटी का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। रशिया क्या है, आपको ट्रीटी में बना हुआ भी है, परंतु इसके साथ साथ वो पीठ पीछे क्या है, इस तरह की मिसाइलें बना रहा है, दूसरे देशों को बेच रहा है, तो वो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं रहेगा। दैट्स वाई दिस ट्रीटी वॉज इन न्यूज़। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन से देख सकते हो या फिर पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव टू नेक्स्ट वन, मिडिल ईस्ट पीस प्लान और द वेस्ट एशिया पीस प्लान। सी दिस प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है जनवरी 2021 में आपको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, बाद में अब चेंज होकर जो बाइडेन आ चुके हैं। एंड दिस ट्रीटी इज ऑल्सो नॉन एज पीस टू प्रोस्पैरिटी, अ विजन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड द इजरायली पीपल। आपको पता है कि इसराइल एक ऐसी देश है जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड जोन है हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और ऐसी देश 1947 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। परंतु जुडाइज़म या फिर ज्यूज़ जो जुडिज़म में बिलीव करते हैं, उनका मानना था कि उनके पास भी एक देश होना चाहिए, खासकर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि जर्मनी में जिस प्रकार आपको हॉलोकॉस्ट किया गया था, हिटलर द्वारा ज्यूज़ को मारा गया था, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या कर रहे थे, आपको भटक रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक देश क्रिएट करेंगे, और 1947 में पैलेस्टीन रीजन को उन्होंने क्या किया, घेर लिया, या फिर कह सकते हो उसमें वो शामिल हो गए। और जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, पहले वाली जो हमारी इमेज के ये जो वाइट कलर के जितने भी पोर्शंस हैं, ये किन की सेटलमेंट्स हैं, ये जेविश सेटलमेंट्स हैं, यानी ये जेविश लोगों की आपको सेटलमेंट्स हैं। आप देखोगे ये सेटलमेंट हर आपको कुछ सालों पर बढ़ता चला गया, और अब आप देखोगे जो पैलेस्टीनियन सेटलमेंट थी ग्रीन में, वो अब बस इतनी सिकुड़ कर रह चुकी है कुछ एरियाज़ में, जैसे हमारे गाज़ा स्ट्रिप हो गए। फिर इधर आप देखोगे वेस्ट बैंक के रीजन्स में ये कुछ आपको रह गए हैं, जेरूसलम रीजन में कुछ मिलेंगे, तो ये पूरी तरीके से सिकुड़ चुके हैं। इनके बीच में आपको 1947 के बाद से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थी। इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस या फिर ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि एक आपको पीस प्लान लेकर आया जाए, और इन दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट को रखने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं उनको शांत किया जा सके, ठीक है, इजरायली पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके या फिर सॉल्व किया जा सके। ये पूरे के पूरे आपको जो प्लान था इसको ओआईसी ने रिजेक्ट कर दिया। जिन्हें ओआईसी के बारे में नहीं पता है मैं बता दूं, ओआईसी मुसलमान देशों का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, दैट इज ओआईसी की फाउंडेशन 1969 में हुई थी। आज के समय में लगभग 57 मुस्लिम कंट्रीज इसके क्या है, आपको पार्टिसिपेंट है। अब जैसा कि इमेजेस में देख रहे हो, यहाँ पर जितने भी ये देश देख रहे हो, अराउंड 57 के आसपास इनकी संख्या है, और सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है। सवाल आएगा भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है, जबकि भारत में आपको पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि भारत को ब्लॉक करके रखा गया है, स्पेशली पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्या है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हो मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। तो एक मिलिट्री पावर, एक न्यूक्लियर पावर भी होने की वजह से पाकिस्तान की बात यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है, तो इंडिया को ब्लॉक करके रखा गया है। दैट्स वाई इंडिया इसका क्या है, फुल मेंबर नहीं है। बट इंडिया काफ़ी बार ओआईसी के मीटिंग्स जो होती हैं रेगुलर बेसिस पर, उसके गेस्ट के रूप में वो शामिल हो चुका है। पिछले बार सुषमा स्वराज क्या हुई थी, ओआईसी की चीफ गेस्ट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। और आप देखोगे कि लगभग 30 मेंबर ने इसे फाउंड किया था, और 1972 में इसके फर्स्ट चार्टर को एक्सेप्ट किया गया था। ओके, वेल मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील। देखिए, सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील दो देशों के बीच में बेसिकली साइन की गई है, और ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं है, दो देशों के बीच की आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट्स थे, डिस्प्यूट्स थे, जिसको रिजॉल्व किया गया है। ये आपको सऊदी अरेबिया और ओमान, ठीक है, सऊदी अरेबिया और कतर के बीच का ये क्या था, आपको डिस्प्यूट था। जितने भी गल्फ मेंबर्स थे, और जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, कतर है,
और बाकी के जितने भी रीजन है, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया, ये सारे गल्फ कंट्रीज़ कहलाते हैं। ठीक है, पिछले 3 सालों से क्या था, आपको इन सारे गल्फ कंट्रीज़ ने कतर को बॉयकॉट कर रखा था। ठीक है, बॉयकॉट किस सेंस में कर रखा था, यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो उसे अलाउ नहीं करते थे अपने देश में। ठीक है, या फिर जो जो स्पेसेस हैं, ठीक है, उसे इस्तेमाल करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया करते थे। उसके पीछे की क्या वजह थी? वजह यह थी कि इन्हें लगता था कि जो कतर है वो क्या करता है, आपको रेडिकल इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्हें फंड करता है, या फिर ऐसा कह सकते हो जो इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हैं, उन्हें वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, फंड करता है दूसरे देशों में क्या है, अशांति फैलाने के लिए, या फिर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आसान भाषा में कह सकते हो सऊदी अरेबिया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बाकी गल्फ कंट्रीज़ को एक साथ लाया, कतर के अगेंस्ट किया, और कतर को पूरी तरीके से आप देखोगे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बॉयकट कर दिया। ओके, कमर्शियली बॉयकट कर दिया। उसके पीछे की वजह थी, इनका मानना था कि कतर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा, मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा। वेल, ये पिछले 3 सालों से ऐसा चल आ रहा था। ठीक है, और इसे रिसेंटली क्या किया गया है, आपको सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील साइन की गई इन दोनों देशों के बीच में, और इसे रिजॉल्व कर लिया गया है। नाउ कतर क्या हो सकता है, इन सारे देशों के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया कतर के ऊपर क्या है, आपको अपने नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स के लिए 90% तक क्या है, डिपेंडेंट है। ओके इंडिया में जितने भी नेचुरल गैसेस आते हैं उसके 90% आपको कतर से ही लाए जाते हैं। तो सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी डील किन देशों के बीच में साइन किया गया, तो सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में। ठीक है, गल्फ रीजन्स में इस पूरे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया गया है। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज आर्कटिक काउंसिल। सी, आर्कटिक काउंसिल बेसिकली एक काउंसिल है जो आर्कटिक रीजन्स में जितने ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं। ये एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये 2 मैंडेट, ट्विन मैंडेट के साथ इसकी स्थापना हुई थी। पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर आपको ट्रॉम्सो नॉर्वे में मिल जाएगी, और आपको पता है नॉर्वे क्या है, हमारा एक नॉर्दर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्री है जो आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक रीजन के सबसे नज़दीक है। इसमें लगभग आपको 8 देश देखने को मिलेंगे, और ये 8 देश सारे के सारे कौन से हैं, ये आपको आर्कटिक ओशियन से जितने भी अपने बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर आर्कटिक में होने वाले बदलाव से डायरेक्ट जिन देशों पर प्रभाव पड़ता है वो 8 देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसके क्या हैं आपको मेंबर्स हैं। इंडिया इसका कोई फुल मेंबर नहीं है, बट इंडिया 2013 में आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में क्या हुआ था, आपको शामिल हुआ था। तो इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर नेशन ऑफ आर्कटिक काउंसिल। वेल, आर्कटिक काउंसिल करते क्या है, आर्कटिक काउंसिल के बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, और ये आर्कटिक रीजन में जो क्लाइमेट चेंजेस से होने वाले प्रभाव हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसे सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर वेरियस ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें तो आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, आर्कटिक मरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट, आर्कटिक माइग्रेटरी बर्ड्स इनिशिएटिव, आर्कटिक इकोनॉमिक काउंसिल, इस तरह की आपको क्या है इनिशिएटिव्स आर्कटिक काउंसिल क्या करती हैं, चलाती हैं। सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, इंडिया इज द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल और नॉट, कितने मेंबर्स हैं, कब स्थापना हुई थी, किस मैंडेट से इसकी स्थापना हुई थी, ओके ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसे आपको याद कर लेनी है। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। सी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है, आपको एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उसको देखता है, मेजर करता है। ये आपको गोल्ड माइनिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको काम है उसको देखता है, और गोल्ड किस देश के पास में कितनी ज़्यादा रिजर्व्स इसकी हैं इसकी ये एक रिपोर्ट भी क्या करता है, रिलीज़ करता है। ओके, इसके हेडक्वार्टर आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलेंगी। ओके, और गोल्ड वॉज यूज्ड एज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी इन 20th सेंचुरी। देखिए, आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो करेंसी है या फिर किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हैं उस पर मिलने वाला जो हमारा रिटर्न है, इन्फ्लेशन की वजह से शायद वो रिटर्न क्या हो जाए, आप देखोगे 10 साल 15 साल बाद वो रिटर्न इफेक्ट हो, ठीक है। बट गोल्ड एक ऐसा हमारा एसेट है जो क्या है, किसी भी कितने भी सालों के बाद अगर आप इस पर्टिकुलर गोल्ड का इस्तेमाल करोगे तो ये एक भरोसेमंद आपको कह सकते हो एसेट है जो आपको हमेशा डबल ट्रिपल या फिर कितना भी आपको ये क्या कर सकता है, रिटर्न ही देगा, बेनिफिट आप में ही रहोगे आप।
वेल मूव टू, आप देख रहे हैं जैसा कि आप ये इमेज में देख पा रहे हो, यूनाइटेड नेशन के पास सबसे ज़्यादा हमारे क्या हैं, आपको गोल्ड के रिजर्व्स हैं। इंडिया आपको टॉप 10 कंट्री के अंडर में आपको शामिल हो गया था पिछले साल। ओके, तो भारत में क्या है, विश्व में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत शामिल, जहाँ गोल्ड के रिजर्व्स 20 आता है। वैसे अगर आप गोल्ड के रिजर्व्स की बात करो तो इंडिया में के मंदिरों में जितने गोल्ड हैं, इंडिया के घरों में जो लोग गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, अगर उनको आपको क्या कर दिया जाए, रजिस्टर करा दिया जाए, गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया जाए, तो मैं आपको बता दूं यूएस के पास जितने भी गोल्ड हैं उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड हमारे पास निकल कर आएंगे, खासकर भारत के मंदिर से अगर सिर्फ गोल्ड निकाल दिया जाए तो। वेल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए 22 जनवरी 2021 को यह जो ट्रीटी थी वो क्या कर ली गई, साइन कर ली गई, रेटिफाइड कर ली गई। 2017 में इस ट्रीटी को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और ये एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी थी यूएन की, ठीक है, जहाँ पर क्या थे आपको कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको प्रोहिबिट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी ट्रांसपोर्ट, स्टॉक पाइलिंग, यूज़, थ्रेट करना, इन सारी चीज़ों को बैन करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रीटी का आपको क्या किया गया, साइन किया गया था, लाया गया था। इंडिया नेदर पार्टी टू और नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशंस। देखिए इंडिया इस तरह के ट्रीटी का में कभी पार्टिसिपेट इसलिए इंडिया ने नहीं किया क्योंकि इंडिया का मानना है कि अगर न्यूक्लियर ख़त्म करने हैं तो न्यूक्लियर सारे देशों के लिए ख़त्म किए जाने चाहिए। कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं लाइक P5 कंट्रीज़, परमानेंट 5 कंट्रीज़ जो यूएनएससी की कंट्रीज़ हैं, उन देशों के पास न्यूक्लियर होंगे और बाकी देशों के पास न्यूक्लियर नहीं रखने की इजाज़त है। ये एक तरह की बायस्ड कह सकते हो आप एक कॉन्सेप्ट है और इंडिया इसे सपोर्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई इंडिया इस तरह की ट्रीटी जो है उसको उसमें वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, 22 जनवरी को इस ट्रीटी को क्या किया गया, पूरी तरीके से फोर्स में ला दिया गया और 2017 में ये ट्रीटी लाई गई थी। ठीक है, इसके लिए आईकेन नामक एक इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ एनजीओ है जो क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि आगे बढ़ चलकर काम कर रही है और 2017 में इसे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। रिसेंटली 50वां कंट्री जो इसको जिसने रेटिफाइड किया वो है हॉन्डुरास। ठीक है, अक्टूबर 2020 में उसने इसे क्या किया था, आपको रेटिफाइड किया था। इसमें लगभग आप देखोगे 86 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, और 51 ने रेटिफाइड कर लिया है। आपको मैं बता दूं जब कोई ट्रीटी बनती है तो उससे साइन किया जाता है और उसे रेटिफाइड किया जाता है। साइन करना मतलब ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर आ चुके हो, साइन करने का मतलब आप उस ट्रीटी का हिस्सा हो, बट वो ट्रीटी आपके ऊपर क्या है, बाउंडेबल नहीं, यानी आप उस ट्रीटी से बाउंडेड नहीं हो। जैसे ही आप उसे रेटिफाइड करते हो, रेटिफाइड करना एक मतलब पूरी तरीके से मान्यता दे देना, ठीक है, उसके नियम जितने भी हैं, उसके प्रिंसिपल जितने भी हैं उसको मान लेना, तब आप इस पर्टिकुलर ट्रीटी में के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उससे बाउंडेड हो जाते हो। ठीक है, और इसमें जितने भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर सज़ा निर्धारित की गई तो वो सज़ा आपको भी दी जाएंगी अगर आप वायलेट करते हो तो। यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास वेपन्स हैं। नाटो अलायंस के पास भी क्या है, आप देखोगे वेपन्स है, बट दे डिड नॉट सपोर्ट सच टाइप ऑफ ट्रीटी। तो मेजर कंट्रीज आप देखोगे इस पर्टिकुलर ट्रीटी को सपोर्ट करती ही नहीं है। ओके, सो इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट हमारे क्या है, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके बीच के जो ये डिफरेंसेस आप देख रहे हो इसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया है। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 2-3 ट्रीटीज को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड है। इससे पहले अभी आपने एक देखा, ठीक है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, सबसे नया ट्रीटी है। इसके अलावा 1968 में एक ट्रीटी साइन की गई थी न्यूक्लियर जितने भी वेपन्स है उसको बनाने के से रोकने के लिए। ठीक है, और देखोगे इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान ने इसे कभी साइन ही नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने इसका साइन किया था, इसका वो पार्टिसिपेटरी था, बट 2003 में नॉर्थ कोरिया ने इसे विड्रॉ कर लिया खुद को। ओके, नेक्स्ट इज योर, एज यू कैन सी दीज आर सम कंट्रीज of that are the participatory or the member of the nuclear non-proliferation treaty. okay, इसमें कुछ मेंबर्स जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो क्या है आपको, उन्होंने इसको साइन ही नहीं किया पर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996।
देखिए 96 में इस पर्टिकुलर ट्रीटी को क्या किया गया था, लाया गया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। यूएस, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया that had nuclear power reactors और research reactors are yet to ratify it, यानी कि वो इसके मेंबर तो है बट उन्होंने इसे रेटिफाई ही नहीं किया है। ठीक है, वेल इंडिया के दो डिफरेंट आप देखोगे इंडिया इन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अडॉप्ट किए गए थे यूएनजीए में। पहला था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स 1982 और दूसरा रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर 1989। तो दो इस तरीके की जो इंडिया सपोर्टेड या फिर इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे क्या किया गया था, पास किया गया था या फिर अडॉप्ट किया गया था। तो आपको याद रखने तीन तरह की ट्रीटी आपने देखी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 96, ओके, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दैट इज ऑल्सो नॉन एज एनपीटी 1968 और रिसेंटली हमारे आई है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पीपीएनडब्ल्यू 2021 में। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट दैट इज WHO फंड्स। WHO फंड्स न्यूज़ में क्यों है, इसके पीछे की वजह है कि WHO काफ़ी ज़्यादा अभी इन्वॉल्व है पूरे वर्ल्ड में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, स्पेशली पैंडमिक की वजह से, जो कोविड की वजह से क्या है आपको फैला हुआ है। तो इसकी जो फंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। फंड्स के अलग अलग क्या है आपको क्राइटेरियाज हैं, नेम्स हैं, लाइक असेस्ड कंट्रीब्यूशन, 4 तरह के फंड्स आपको देखने को मिलेंगे, कंट्रीब्यूशंस देखने को मिलेंगे। पहला है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, दूसरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तीसरा है कोल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस और चौथा हमारा पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस PIP कंट्रीब्यूशंस। ये 4 तरह की जो कंट्रीब्यूशंस हैं बेसिकली जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वही क्या करते हैं आपको पे करते हैं। कुछ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पे करती हैं, लाइक राइट साइड के इमेजेस में आप देख लोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स 893 मिलियन से भी ज़्यादा क्या करता है, ये डोनेट करता है। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये भी आपको क्या है US बेस्ड आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 531 मिलियन से भी ज़्यादा ये क्या करते हैं यहाँ पर डोनेट करते हैं पैसे। वेल नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम, गावी अलायंस। गावी अलायंस बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल लेवल की अलायंस है जो वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती हैं पुअर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को। जर्मनी भी काफ़ी ज़्यादा पैसे डोनेट करता है। तो WHO फंड्स बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके फंड्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे थे और US ने कहा था कि वो क्या है आपको WHO को की फंडिंग रोक रहा है, खासकर आपको डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐसी आपको अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट इज इंडिया टू चेयर 3 UNSC कमिटीज़। वेल आपको पता है भारत यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो हमारी काउंसिल है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी कमिटीज़ है उसको क्या करेगा अगले कुछ समय के लिए, कुछ महीनों या फिर कुछ सालों के लिए क्या करेगा, उससे वो संभालेगा। भारत की जो नॉन परमानेंट जो मेंबर शिप है वो भारत 8वीं बार इसे संभालने जा रहा है। इससे पहले 7 बार भारत क्या है आपको UNSC का क्या है चेयरमैन बन चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। इसके अलावा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देखोगे क्या कि जो कमिटीज़ हैं उनको भी भारत क्या करेगा, हेड करेगा। पहली काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है, तालिबान सेंक्शंस कमेटी और तीसरी है हमारी क्या लीबिया सेक्शन कमेटी। ये तीनों कमेटी आपको याद रखनी है क्योंकि एक और कमेटी इसमें जोड़ करके एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट वॉइस को रेज करना इंडिया का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा स्पीक फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक इंक्लूसिव सॉल्यूशंस की बात की जाएंगी और ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी की बात की जाएगी। तो याद कर रखने वाली चीज़ें क्या हैं, 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का भारत, ठीक है, और 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कमिटीज है उसको क्या करेगा, वो हेड करेगा। काउंटर टेररिज्म तालिबान सेंक्शंस कमेटी और तीसरी लीबिया सेंक्शंस कमेटी। आपको पता है तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से लगभग कैप्चर कर लिया है, ठीक है, वहाँ के जो अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और अभी भारत के ऊपर काफ़ी बड़ी भी जिम्मेदारी आती है क्योंकि अगस्त के महीने में भारत के पास क्या है UNSC की चेयरमैनशिप है। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO। ये न्यूज़ में क्यों है, यह एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1983 में हुई थी। ये क्या करता है, वर्ल्ड्स की जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या फिर सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर्स हैं उसको
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। इट डेवलप्स, इम्प्लीमेंट्स एंड प्रमोट्स एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे रेगुलेशंस हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना IOSCO का काम है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत की एक संस्था है जिसे हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज इफिस्का, गुजरात में सिचुएटेड है। रिसेंटली इसे आपको एसोसिएट मेंबर बनाया गया है IOSCO का। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत की एक संस्था है और ये काफ़ी नई संस्था है जो गुजरात के, आप देखोगे गिफ्ट सिटी दैट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी जो गुजरात अहमदाबाद में सिचुएटेड है, ठीक है, उसे क्या किया गया है? IOSCO का मेंबर बनाया गया है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आपको IFSCO को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको गांधीनगर गुजरात में मिलेगा। तो IOSCO was in news because IFSCA became the associate member of this organization and IFSCA is situated in the gift city which is situated in the Gujarat. Okay, move to next one, that is it's over. If you like it then share and subscribe it, and before signing off I want to say that deserve before you desire. And one more thing, if you like the content or the quality of this particular video then share with your friends or the needy ones. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।